सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं, या यूं कहो केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। कल से हम इक्विलिब्रियम यूनिट की सेकंड चैप्टर यानी कि आयोनिक इक्विलिब्रियम को शुरू करेंगे। आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम की। आपके यहाँ नीट के सिलेबस और जेई के सिलेबस में फिजिकल इक्विलिब्रियम पे 3 चीजें हैं कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एंड सॉलिड एंड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। ये 3 टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में है जेई और नीट में, और कुछ ना कुछ सोलिबिलिटी रिलेटेड चीजें भी हैं। उन सबको आज हम इसी लेक्चर में रैप अप करके अगले लेक्चर से आयोनिक इक्विलिब्रियम पे मूव ऑन कर जाएंगे, राइट। तो आज यार इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7 और केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। आगे से नेक्स्ट लेक्चर आपका इक्विलिब्रियम का 8th लेक्चर होगा, लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर होगा, राइट। तो शुरू करते हैं यार, हेडिंग डाल लो। इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7 हम लेने जा रहे हैं। कॉपी पेन निकाल लो, लिखना शुरू कर दो। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो फिजिकल इक्विलिब्रियम की। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमें 3 चीजें पढ़नी है कि एक अगर सॉलिड स्टेट में कोई चीज है, और एक अगर देखो 3 स्टेट हमें पता है कि 3 तरह की स्टेट इन जनरल हमारे नेचर में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो 5 तरह की होती है, लेकिन आपके लिए 3 तरह की हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। ये 3 तरह की स्टेट हमें नॉर्मली जिंदगी में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लिक्विड और गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम सॉलिड और गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में समझेंगे। और फिर लास्ट में हम सॉलिबिलिटी रिलेटेड चीजें भी करेंगे, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। कुछ ऐसे अपने लेके भी आया हूं मैं अच्छे क्वेश्चन, और कुछ आपको पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। ठीक बात है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो फिजिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हेडिंग है आपकी फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक ही लेक्चर में पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा आपका। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट इतना तक लेक्चर जाएगा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, पहले एक लाइन चेपना चाहो तो लिख सकते हो। एक लाइन चेप लो, फिर समझाता हूं। द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which only and only phase change, इधर ही लिख देते हैं, phase change occurs without any chemical change, is known as फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहे हैं सर कि एक ऐसा टाइप का इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होता है, कि मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड गैस में, या गैस लिक्विड में, या लिक्विड सॉलिड में, ये सब कन्वर्जन हो रही हो, लेकिन केमिकल चेंज कोई ना हो रहा हो। जैसे पहले हमने यार कुछ ऐसी इस टाइप की रिएक्शंस देखी थी, कि जैसे 2HI की हमने रिएक्शन देखी थी, जिसका हमने के अल्फा वगैरह भी निकाल के दिखाया था आपको। अल्फा वगैरह लगा के हमने केपी और केसी भी निकाल के दिखाया था आपको, राइट। तो 2HI से लेट से आपका हाइड्रोजन
और आयोडीन बन रहा था। ये लेक्चर नंबर हमने 4 में रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखी थी और इसका यूज करके हमने केपी और केसी निकाला भी था, स्टाइकोमेट्री मेथड से भी और अपने दूसरे डिसोसिएशन मेथड से भी, आपको याद होगा राइट। लेक्चर नंबर 4 के नोट्स में आपके लिखी होगी बात। तो यार इस रिएक्शन में मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है आपका, ये जो रिएक्शन है इसमें आपका एक्चुअल में केमिकल चेंज हो रहा है ना, कि मतलब आपका रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट आपका कुछ और बन रहा है। प्रोडक्ट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कुछ अलग है ना। इधर आपका हाइड्रोजन आयोडाइड था, इधर आपका हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बन रही थी। तो इस रिएक्शन में केमिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस अकर होने का मतलब क्या, कि कुछ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो रिएक्टेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट का मोलिकुलर फॉर्मूला भी बोल सकते हो, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला प्रोडक्ट के मोलिकुलर फॉर्मूले से अलग हो, राइट। तो उसको बोलते हैं कि हाँ केमिकल चेंज हो गया, कि हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इस रिएक्शन में, इस टाइप के इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आपका केमिकल चेंज अकर हो रहा है, इसीलिए इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते थे, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, राइट। अच्छा, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज अकर होता है, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज अकर होता है, केमिकल चेंज नहीं अकर होता है। जैसे कि वाटर जैसे आपका सॉलिड फॉर्म में हो, वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम सर, बर्फ, है ना। पानी जब हमारा जम जाता है तो उसको बर्फ बोलते हैं। तो आइस, है ना, वाटर इन सॉलिड फॉर्म मींस आइस की बात कर रहा हूं, राइट, बर्फ की। तो ये जैसे आपका पानी में कन्वर्ट हो रहा हो, वाटर इन लिक्विड। वाटर आपका तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, आपको पता है। सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है, जिसको हम अपनी मेंटोस जिंदगी में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्फ यानी कि आइस। और लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है H2O, उसको हम पानी बोलते हैं, जिसको हम रोज पीते हैं। और एक हमारा वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जब भाप बन के उड़ जाता है पानी, राइट। ओके, तो इस केस में अगर देखें, इस रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज अकर हो रहा है, केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहा है। केमिकल अभी भी H2O है, बाद में भी H2O ही है, इसमें केमिकल चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहे हैं। जो केमिकल कॉम्पोजिशन आपकी रिएक्टेंट में थी वही केमिकल कॉम्पोजिशन आपकी प्रोडक्ट में भी है। तो मतलब इस केस में कोई भी केमिकल चेंजेस अकर नहीं हो रहे। इस केस में केमिकल चेंजेस अकर हो रहे थे कि इधर आपका हाइड्रोजन आयोडाइड था, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बन रही थी, राइट। लेकिन इस केस में आपकी दोनों साइड केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, मतलब रिएक्शन में कुछ केमिकल चेंजेस नहीं हुए। इसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला सेम है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इस बात का है कि इधर आपकी सॉलिड स्टेट है, इधर आपकी लिक्विड स्टेट है। तो मतलब एक ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज अकर होता हो, केमिकल चेंज अकर ना होता हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। और उस फिजिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। द रिएक्शन, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच ओनली एंड ओनली फेज चेंज अकर विदाउट एनी केमिकल चेंज इज नोन एज ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ये आपके एक फिजिकल इक्विलिब्रियम की आम एग्जांपल हो गई, है ना। आगे अब इसी से अपनी डेप्थ में जाना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली बात आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर होगी कि अच्छा ठीक है, एक ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज अकर होता है, केमिकल चेंजेस कुछ भी नहीं होता। मतलब जो रिएक्टेंट में केमिकल की कॉम्पोजिशन है वही प्रोडक्ट में भी केमिकल की कॉम्पोजिशन होती है, बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है फेज चेंज का, फेज डिफरेंस होता है। मतलब एक जगह अगर सॉलिड है तो दूसरी जगह लिक्विड, या एक जगह लिक्विड है तो दूसरी जगह गैस, ऐसा डिफरेंस होता है, राइट। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यार आपके सिलेबस में 3 टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम आपके जेईई और नीट के सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, तो उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की। 3 है आपके इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो आपके सिलेबस में है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एंड
सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। पहले सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, तीनों की तीनों चीजें आराम से समझ लेंगे और जल्दी जल्दी समझ लेंगे। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, देखो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है। लेट से आपका कोई एक एलिमेंट है, मतलब या एलिमेंट या कोई भी एक स्पीसीज है जो कि अभी मान लो सॉलिड फॉर्म में है। एक्स मैंने किसी एक सब्सटेंस को बोल दिया कि एक मेरे पास सब्सटेंस है एक्स, है ना, और सॉलिड स्टेट में है। अब ये सॉलिड स्टेट से लेट से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए सर जब इस टाइप की रिएक्शन होती है, जो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक्स का सॉलिड मतलब सब्सटेंस आपका सॉलिड फॉर्म में है और वही सब्सटेंस आपका लिक्विड फॉर्म में है, और उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम होता है, मतलब सब्सटेंस की सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तब उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, राइट। कि मतलब सेम सब्सटेंस का सॉलिड फेस और सेम सब्सटेंस का ही लिक्विड फेस जब आपस में इक्विलिब्रियम में हो, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम की आपकी 3 टाइप आपके सिलेबस में है, एक सॉलिड लिक्विड, आगे फिर देखेंगे अभी लिक्विड गैस, जिसमें लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, फिर लास्ट में सॉलिड और गैस, मतलब सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, राइट। अच्छा ठीक है, अब आपको पता है सर, तो ये बात तो पहले आपको पता लगी कि अच्छा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि किसी एलिमेंट एक्स का या किसी सब्सटेंस एक्स का सॉलिड फेस और लिक्विड फेस आपस में जब इक्विलिब्रियम में हो, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता था? लेक्चर नंबर 1, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलते थे हम, कब होता था स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता था? जहां पे रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते थे स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा, तो ए सर आपकी रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन है, ए रेट ऑफ ए आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है ना। इसको लेट से मैंने बोल दिया रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन, ए बोल दिया रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन। ए रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या मैं रेट ऑफ मेल्टिंग बोल सकता हूं? क्या इसको ही मैं रेट ऑफ मेल्टिंग बोल सकता हूं? अरे यार, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको मेल्टिंग ही तो बोलते हैं। सॉलिड को पिघला के लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, बर्फ को पिघला के पानी में कन्वर्ट कर देना, सोने को पिघला के सोने का लिक्विड बना देना, है ना। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना इज नोन एज ए मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग करना। तो इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रेट ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हैं, और रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जैसे पानी, अगर मैं पानी की एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसको आप डेली लाइफ में देखते हो तो आपको जल्दी पिक्चर इमेज दिमाग में क्लियर हो जाती है और आपको आसान लगने लग जाता है। तो लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, मतलब पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर दो। पानी को बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? फ्रिज में रख देते हो पानी को, ट्रे में डाल के आइस क्यूब बनाने के लिए, और पानी आपका लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करते हो आप? पानी को फ्रीज करते हो, है ना। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना इज नोन एज ए फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रीज करने वाला प्रोसेस। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना मेल्टिंग प्रोसेस होता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना इज नोन एज ए फ्रीजिंग प्रोसेस। तो मतलब रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन को क्या मैं रेट ऑफ ए फ्रीजिंग बोल सकता हूं? क्या इसको मैं रेट ऑफ फ्रीजिंग बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई भी तकलीफ नहीं है ना। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, राइट। तो रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रेट ऑफ ए मेल्टिंग भी बोल सकता हूं, और रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन को मैं रेट ऑफ ए फ्रीजिंग भी बोल सकता हूं। अब मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है सर, रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब इक्विलिब्रियम पे आपका रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर होगा रेट ऑफ फ्रीजिंग के। क्या ये बात हम इजीली बोल सकते हैं? क्या सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की ये बात हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर होगा
रेट ऑफ फ्रीजिंग के इन केस ऑफ ए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं मेल्टिंग वाला प्रोसेस, तो उसके केस में रेट को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ मेल्टिंग। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होने वाले के रेट को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ए फ्रीजिंग। और हमें पता है इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि हमारा रेट ऑफ ए मेल्टिंग था, रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन जो कि उसको हम रेट ऑफ ए फ्रीजिंग बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर होगा रेट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक बात है, क्लियर है सारी बात? अच्छा, तो ये तो बात हो गई यार आपकी पहली सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बस इतनी सी बात जानी थी कि रेट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर होता है रेट ऑफ फ्रीजिंग के। और बाकी दूसरी बात तो आपको पता ही है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में सेम सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम हो तो उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम जो आपके सिलेबस में है वो है सर आपका लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को देखते हैं। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होगा, गैस कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब आपका कोई सब्सटेंस लिक्विड फेस में हो, उसका जब इक्विलिब्रियम हो, वो जब इक्विलिब्रियम में हो उस सब्सटेंस के गैसियस फेस के साथ, तो उस टाइप की इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम बोल सकते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, राइट। जब किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेस जैसे कि वाटर का गैसियस फेस मतलब वेपर, पानी है और भाप है, पानी और भाप आपस में इक्विलिब्रियम पे हो जाए, राइट। पानी हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बर्फ, पानी और भाप। बर्फ, पानी और भाप। बर्फ सॉलिड फॉर्म में वो H2O लिक्विड, पानी, H2O गैस, भाप, राइट। तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हमारा किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेस और गैसियस फेस आपस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके बैठा हुआ हो, तब उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक बात है। अच्छा, तो इस केस में यार देखो, अगर लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पानी का गैस में कन्वर्ट होना, मतलब पानी का वेपर्स में कन्वर्ट होना, पानी को भाप बना देना, उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, है ना। उसको सिंपली हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इसको सर हम इस केस में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस केस में जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को हम बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना, क्योंकि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना उसको हम प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बोलते हैं। ये तो आपकी 5th-6th क्लास की डेफिनेशन है ना यार, इवेपोरेशन, है ना। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन। तो इसको हम रेट ऑफ इवेपोरेशन बोल सकते हैं। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन बोलते हैं, हाँ। अगर ये ना पता हो, दिमाग में ना आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। भाप को वापस पानी की बूंदों में कन्वर्ट करना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ ए कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात इस केस में भी हुई कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। दैट मीन्स कि आपका लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होता है सर आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन। राइट, ये आपका पॉइंट है किसका, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की ये बात है। हल्का फुल्का अगर लाइट ब्लिंक हो रही हो तो थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज लाइट आज बहुत जा रही है। इन्वर्टर जब शट आउट, मतलब इन्वर्टर का जब कट लगता है तो बीच में हल्का सा ब्लिंक होता है, राइट। अच्छा, क्लियर है बात। इसमें चाहो यार तो इसमें एक चाहो, वैसे तो आपके सिलेबस के बहुत बाहर का है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कैसे बताऊं आपको, चलो वैसे आपको इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बस याद रख लेना, आप चाहो तो बस याद रख लेना कि ए आपका रेट ऑफ ए इवेपोरेशन है ना, ए आपका
रेट ऑफ, ए आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन है, ए रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का एक ग्राफ है, आप चाहो तो याद रख लेना। इसमें बस इतना ही याद रखना, मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको समझा सकता हूँ लेकिन आपके सिलेबस से बहुत बाहर का हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा हूँ, है ना। बस आप इतना याद रखना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन की एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। देखो जैसे यार आपके पास कहानी बताता हूँ, हल्की छोटी सी एक कहानी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। जैसे आपके पास मान लो इसमें पानी था, इसमें आपके पास पानी था, राइट, इसमें आपके पास पानी था, कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में थी, ठीक बात है। इसमें आपकी कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में थी इनिशियली, सिर्फ और सिर्फ पानी था मान लो इनिशियली, है ना, इनिशियली ऐसा था। अब ये आपको कहीं रखा हुआ है हमने, इसको जैसे जैसे हीट मिलेगी इसके कुछ ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आपके वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब वेपर्स बनना शुरू होगा, राइट, वेपर्स बनना शुरू होगा। तो वेपर्स जब बनना शुरू होगा तो ऐसे वेपर्स बनते जाएंगे, और जो वेपर्स बन रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली बनते जाते हैं, वेपर्स जो हैं आपके वो कॉन्स्टेंटली बनते जाते हैं। अभी मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ, अभी इस कहानी को वापस कंसाइज भी करके दूंगा आपको, 1 मिनट में बता रहा हूँ, राइट। तो मान लो इसके धीरे धीरे वेपर्स बनना शुरू हुए, धीरे धीरे इसके वेपर्स बनना शुरू हुए, तो इसके एक्स का ये गैसियस फेस है और ये एक्स का लिक्विड फेस है, राइट। पहले आपका एक्स आपका लिक्विड फेस में था, राइट। मैंने क्या बोला कि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मान लो एक आपके पास एक डब्बा है, डब्बे में पानी रखा हुआ है, उसको बंद पूरा क्लोज कर दिया डब्बे को, उसको रखा हुआ है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप दोगे या जैसे जैसे वो सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करेगा वैसे वैसे आपके पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और धीरे धीरे आपके वेपर्स बनना, भाप बनना, वेपर्स मॉलिक्यूल बनना शुरू होंगे, राइट। वैसे वैसे आपके वेपर्स बनना शुरू होंगे, तो मतलब आपके वेपर्स मतलब जो एक्स है वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करने लग जाएगा और एक टाइम आने के बाद इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक टाइम आने के बाद इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। तो होता क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा ही कांस्टेंट रहता है कि लगातार आपके वेपर्स बनते, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या कि सॉलिड, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, है ना। तो मतलब लगातार रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है कि लगातार आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए वेपर बन रहा है, राइट। और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है। पहले एक्चुअल में पूरी स्टोरी है क्या, पूरी स्टोरी ये है कि पहले आपका पानी रखा हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड क्या कर रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली आपका सिर्फ और सिर्फ पानी है और धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो धीरे धीरे आपके वेपर्स बन रहे हैं, आपके वेपर्स बन रहे हैं, राइट। मतलब वेपर्स धीरे धीरे बन रहे हैं और एक टाइम बाद वापस रिएक्शन आपकी रिवर्स डायरेक्शन में शुरू हो जाती है और आपकी कंडेंसेशन भी शुरू हो जाती है। पूरी स्टोरी बस इतनी सी है, अगर समझ गए इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बात इतनी सी है बस कि आपके पास पहले एक डब्बे में पानी था, पहले फिर क्या हुआ, वेपर्स बनना शुरू हुए, जैसे उसने सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व की और वेपर्स बनना आपके शुरू हुए, ठीक है। वेपर्स बनते गए और एक टाइम बाद क्या हुआ कि रिएक्शन आपकी रिवर्स डायरेक्शन में भी शुरू हो गई और आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया और कुछ टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ये पूरी स्टोरी थी इसकी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, इसके पीछे भी एक बात है वैसे, क्योंकि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन सरफेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे मतलब एक डब्बा है, इस डब्बे का सरफेस तो कांस्टेंट ही है, सरफेस एरिया तो इसका कांस्टेंट ही है। तो जब सरफेस एरिया अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस, सरफेस एरिया है, सरफेस पे बोल सकते हो, सरफेस एरिया भी बोल लो, रेट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया आपका कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। तो आपका एक गिवन डब्बे के लिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहेगा, राइट। और कंडेंसेशन मतलब लगातार आपके वेपर्स बनते जा रहे हैं, वेपर्स का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। पहले वेपर्स बिल्कुल भी नहीं थे, अब आपके पास कुछ ना कुछ वेपर्स बनते जा रहे हैं और एक टाइम बाद आपका
कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा। कि पहले आपका सिर्फ और सिर्फ लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वेपर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा एक टाइम बाद वेपर्स भी वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अपना कांस्टेंट रफ्तार से चल ही रही है, क्योंकि सरफेस कांस्टेंट है, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट अपनी रफ्तार से, उसी रफ्तार से वेपर्स बनते जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम बाद जब वेपर्स बहुत सारे बनना शुरू हो गए, वेपर्स बहुत सारे बनने लग गए, जैसे जैसे वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज होने लग गया, वैसे वैसे आपकी उसके बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होने लगी। पहले रेट ऑफ कंडेंसेशन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पहले वेपर्स ही आपके बन रहे थे। एक टाइम बाद जैसे जैसे वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शुरू होगी, मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस भी शुरू होगा। तो मतलब फिर उसके बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होना शुरू होगी, और एक पॉइंट के बाद जहां पे ए पॉइंट जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी, मतलब ए पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ए एक्चुअल में रेट ऑफ इवेपोरेशन और उसका ग्राफ है, राइट। कुल मिला के आपको कुछ भी नहीं दिमाग में रखना है, वैसे तो ये भी नहीं रखोगे तब भी चलेगा, अदरवाइज जेई एडवांस के पर्पज से अगर आ भी जाए तो आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के बाद भी और उससे पहले भी रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सरफेस पे। और अगर सरफेस एरिया हमारा कांस्टेंट है या सरफेस हमारा सेम है, शेप सेम है, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहेगा। और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, ए एक्चुअल में डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, गैसियस मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, है ना, नॉट ऑन सरफेस, ये सरफेस पे नहीं डिपेंड करता है, सरफेस फिनोमिना नहीं है, ए नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे पर वॉल्यूम, उतना ज़्यादा रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में आपका जब पूरा का पूरा लिक्विड था तब आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो था, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही थी कि लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होना शुरू होगा, मतलब रिएक्शन आपकी रिवर्स डायरेक्शन में भी शुरू होगी। और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होता जाएगा, और जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, उधर आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक बात है, क्लियर है सारी बात। कुल मिला के याद आपको इतना ही रखना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और अगर सरफेस एरिया हमारा कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे इंक्रीज करता है और एक पॉइंट पे जाके मिलता है जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर आ जाए, उधर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, राइट। ये तो बात है जेई एडवांस के पर्पज से, थोड़ी बहुत जेई एडवांस में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया है मैंने कि ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया, इसलिए बता देता हूं, क्योंकि ये लेक्चर वापस शूट नहीं होगा, इसलिए बताना जरूरी है, बता के निकल जाओ, राइट। अदरवाइज नीट और जेई के पर्पस, जेई मेंस और नीट के पर्पस है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में चीज होती है और रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। ठीक बात है। चलो आगे बात करते हैं, एक और लिख लेते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं। चलो, तो आपको पहले दो टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम पता लग गए कि पहला टाइप का फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। उसमें होता क्या है कि आपका सॉलिड लिक्विड, किसी सब्सटेंस का सॉलिड फेस और लिक्विड फेस आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। मतलब उस केस में अगर टेक्निकल एक बात अगर हमें याद रखनी हो तो रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर होता है रेट ऑफ फ्रीजिंग के। और दूसरा हमने पढ़ा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, उसमें आपका किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेस और गैसियस फेस आपस में इक्विलिब्रियम पे होता है, और उसकी टेक्निकल बात बोलें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। तीसरा टाइप का यार जो आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में है वो है आपका सर सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुल मिला के आप इसको नीट वाले बच्चे तो छोड़ दो,
अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली बात की कर रहा हूँ। नीट वाले बच्चों के लिए अगर ये नहीं भी समझ आया, वैसे तो मैंने समझा दिया सारा कुछ और कुछ है ही नहीं इसमें, तो वैसे मैंने सारा कुछ समझा दिया है, बट अदरवाइज भी आप छोड़ भी सकते हो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस वाले बच्चे बस इतना याद रखें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होता है धीरे धीरे, और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बस। आगे तीसरे टाइप का जो इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में है वो है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम मतलब गैस कर सकते हो इसको तो अब इजिली, कि मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सब्सटेंस का सॉलिड फेस और गैसियस फेस आपस में इक्विलिब्रियम पे हो ना, जिसमें सब्सटेंस का सॉलिड फेस एंड गैसियस फेस आपस में इक्विलिब्रियम पे, जैसे एक्स सॉलिड एक्स गैसेस, इसको हम बोलते हैं इस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा हो सॉलिड और गैसियस के फेस के बीच में, तब उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अब ये मुझे बताओ कि सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट होना को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थर्मोडायनेमिक्स में भी करा चुका हूँ, इक्विलिब्रियम के भी पिछले किसी एक लेक्चर में बता चुका हूँ हल्की सी बात, तो सब्लिमेशन होता है, राइट। ये आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स करके आए हो उधर भी बता चुका हूँ, और नहीं भी करके आए हो सीधा इधर आए हो तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सॉलिड का यार गैस में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो मतलब इस केस में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी इसको हम रेट ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं, रेट ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम कंडेंसेशन ही बोलेंगे अभी भी, है ना। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होना मतलब कंडेंसी, सॉलिड में कन्वर्ट होना या गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना मतलब कंडेंसी हो रहा है ना, कंडेंस हो रहा है। गैस तो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनको आपस में क्लोज ले आके लिक्विड में कन्वर्ट कर देना मतलब तब भी हम कंडेंस कर रहे हैं, या बहुत और क्लोज ले आना तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कंडेंसी कर रहे हैं दोनों टाइम, राइट। तो इसको भी हम कंडेंसेशन ही बोलते हैं। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन, गैसियस सब्सटेंस को चाहे सॉलिड में कन्वर्ट करना या लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसको कंडेंसेशन प्रोसेस ही बोलते हैं। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, मतलब रेट ऑफ सब्लिमेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ये बात है आपकी किसकी? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम की। इसमें चाहो तो एक बात और भी लिख लो, these are applicable to sublimable solids। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम किसमें एप्लीकेबल होता है? वो सॉलिड जो कि सब्लिमेबल है। सब्लिमेबल मतलब एक इस तरह के सॉलिड जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा सीधा, उनको बोलते हैं सब्लिमेबल लिक्विड। तो एक लाइन ये भी बोल सकते हो कि दीज आर एप्लीकेबल टू सब्लिमेबल सॉलिड्स। सब्लिमेबल सॉलिड कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, चाहो तो याद रख सकते हो। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में हो, ये आपका सब्लिमेबल सॉलिड है ना। ड्राई आइस भी आपका सब्लिमेबल सॉलिड है ना। कैम्फर, कपूर है ना, जिसको कपूर बोलते हैं, पूजा में यूज होता है हिंदुइज्म में। तो कैम्फर, नेप्थलीन है ना, नेप्थलीन ये भी आपका एक सब्लिमेबल लिक्विड है, सॉलिड है, सॉरी, नेप्थलीन। एंड और चाहो तो अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओडोनिल, ये आपके कुछ सब्लिमेबल
सॉलिड्स की एग्जांपल हैं। इनको चाहो थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना, है ना, कि ये कुछ तरह के आपके सब्लिमेबल सॉलिड हैं। सब्लिमेबल सॉलिड क्या होते हैं? वो सॉलिड जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की हिम्मत औकात रखते हो, उनको बोलते हैं सब्लिमेबल सॉलिड। ठीक बात है? अच्छा, क्लियर है सारी बातें? तो ये 3 टाइप के आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम आपके नीट और जेई के सिलेबस में है, राइट। 3 तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम नीट के सिलेबस में है। बात करते हैं, एक टाइप का है आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे हो। दूसरा होता है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, जिसमें लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम पे हो। एक होता है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, जिसमें किसी सब्सटेंस का सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म इक्विलिब्रियम पे हो। ये 3 आपकी बात है। इसमें क्या ही रिवीजन कराऊंगा, ऐसा तो हल्की सी बात है कि चाहते हो रिवीजन करा दूं, जैसे हर बार कराता हूं करा दूं। वैसे तो समझ आ गया होगा क्या ही कराऊं। चलो सुन लो, जिसको सुनना है सुन लो। 3 टाइप के आपके इक्विलिब्रियम होते हैं। फिर 3 टाइप के आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम आपके जेई और नीट के सिलेबस में है। एक है सर आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जब सॉलिड और फेज और लिक्विड फेज किसी सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम में हो। एक है आपका लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, जब किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज और गैसियस फेज इक्विलिब्रियम पे हो। और एक है सर आपका सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, जब आपका किसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और गैसियस फेज इक्विलिब्रियम पे हो। तो जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात हो, आपको पता है कि सर इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। मतलब जितनी तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उतनी ही तेजी से जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मतलब हमें क्या बात बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर होता है रेट ऑफ फ्रीजिंग के। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ सब्लिमेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये 3 बातें हैं जो कि आपको पढ़नी थी। ठीक बात है? क्लियर है? अच्छा, तो यार ये 3 चीजें थी। आज का लेक्चर हल्का ही है, आराम से पॉपकॉर्न खाते भी देखोगे तब भी हो जाएगा। रिवाइज कराने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा ना लगे किस कोई 1-2 बच्चा हो तो उसको करा देते हैं, राइट। और मैं रिवाइज इसलिए भी करा देता हूँ क्योंकि रिवीजन वाली जो चीज़ जो मैं रिवाइज कराता हूँ ना, आपने देखा भी होगा ट्रेंड, जब मैं रिवाइज कराता हूँ तो उस चीज़ की मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देता हूँ, सो डैट जब आप भी कभी रिवाइज करना हो आपको, तो आप मेरी वो शॉर्ट वीडियो भी देखोगे तब भी आपको पूरी स्लाइड रिवाइज हो जाती है। इसलिए अभी करा देता हूँ, है ना। तो आगे अब बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम पे अब हम बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी रेस करने के लिए हल्की सी नमी का इंतजाम करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। 2 फैक्टर्स की बात करेंगे मेजरली, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 2 फैक्टर्स की ही बात करनी है, टेम्परेचर और प्रेशर। और दोनों के बारे में आप ली चैडलियर प्रिंसिपल में पढ़ ही चुके हो वैसे तो, बस इधर जस्ट एक तरह का रिवाइज ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ली चैडलियर प्रिंसिपल अगर कराए हो, नहीं करके आए हो, सीधा कंगारू की तरह इधर कूदे हो, फिर भागो इधर से निकलो, ली चैडलियर प्रिंसिपल करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। 2.5 घंटे का लेक्चर लिया है, लेकिन मज़ेदार लेक्चर है और उससे क्वेश्चन आएगा। जेई के हर साल किसी ना किसी सेट में आएगा, नीट में भी हर साल या 2 साल में तो एक बार आता ही है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको करना जरूरी है। उसमें वो नहीं छोड़ सकता कि नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको करना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, एक लाइन चाहो तो लिख लो। इफ वी
if we increase pressure in physical equilibrium, if we increase a pressure in physical equilibrium, एक लाइन चेप लो फिर समझाता हूँ। वैसे तो समझने वाली बात क्या है, अगर ली चार्ट प्रिंसिपल करके आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। आप मतलब समझाऊंगा तो है ही, लेकिन आपको खुद भी समझ आ जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज, मेरे समझाने से पहले ही आपको समझ आ जाएगा अगर आप ली चार्ट प्रिंसिपल देख चुके हो। इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर इन फिजिकल इक्विलिब्रियम देन equilibrium will shift in a direction of higher density ये आप देखो यार, जब हम प्रेशर इन फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, है ना। एक फेज से दूसरे फेज में जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है सब्सटेंस, तब वो जब इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज होता है उसके दो डिफरेंट फेसेस में, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अब आपको पता है कि अगर आप डेंसिटी की ऑर्डर की बात करो, अगर हम डेंसिटी के ऑर्डर की बात करें सर, तो आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीज़ें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मुझे खुद से बताओ अपनी आत्मा से पूछ के, अगर आपकी आत्मा मर चुकी है तभी नहीं बता पाओगे, अदरवाइज जिसकी आत्मा जिंदा है वो बता पाएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है, राइट। ये आपका डेंसिटी का ऑर्डर है, ये आपका डेंसिटी का ऑर्डर है, राइट। तो पहली बात, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करना मतलब मॉलिक्यूल्स को क्लोज लेके आना। अरे यार, जैसे मान लो इसमें आपके गैस मॉलिक्यूल थे, जैसे इसमें मान लो आपका गैस है, इसमें गैस है, इधर लेट से मैंने एक पिस्टन लगा दिया, है ना, इधर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। अब अगर सर मैं नीचे से इधर से मैं अगर प्रेशर बढ़ाता जाऊं, इधर से मैं पिस्टन लगाया मैंने, अंदर गैस है, अब अगर मैं नीचे से प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मारते जाऊंगा, तो आपके गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे, और जितने गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। अदरवाइज आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि पीवी बराबर होता है एनआरटी के, है ना, पीवी बराबर होता है एनआरटी के, और एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट के, है ना, आर बाय टी के। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम के, है ना, या वेट, मतलब वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम के। तो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, मोलर मास आर टी। तो P बराबर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी रो आर टी। तो P इंटू मोलर मास बराबर आ जाएगा रो आर टी के, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा डेंसिटी के, मतलब कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है। मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा हूँ जस्ट। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है हमारी, राइट। तो हम यही बात बोल रहे हैं कि अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, हमारी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जिस तरफ डेंसिटी इंक्रीज हो रही हो, अभी इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। अभी के लिए इतना याद रखना है बस कि अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में हमारी डेंसिटी हायर हो, उस डायरेक्शन में हमारी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर बात, मतलब कि जैसे अगर एक्स सॉलिड और एक्स लिक्विड आपस में लेट से इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के केस में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं, मान लो पहले आपका प्रेशर 1 atm था,
प्रेशर पहले मान लो आपका 1 atm था जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ था। अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करके 10 atm कर दूं, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जिस तरफ हाई डेंसिटी है। तो आपको पता है डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड में से डेंसिटी ज्यादा किसकी है? सॉलिड की। मतलब अगर हम प्रेशर को 1 atm से बढ़ा के 10 atm कर दें तो हमारी रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक बात है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है, सॉलिड की ज़्यादा है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इतनी सी बात बोल रहे हैं, राइट। तो सिंपल सी एक बात इतनी याद रखनी है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल अगर आपने किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी बात आपको इतनी याद रखनी है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन हमारी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में डेंसिटी हाई है। जिस डायरेक्शन में डेंसिटी हाई है उस तरफ हमारा क्या होगा? उस तरफ हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आप पहले ही पढ़ चुके हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डिटेल में पढ़ चुके हो ली चार्टलियर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या पढ़ चुके हो सर? आपको पता है कि प्रोसेस आपके दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दो तरह के आपके प्रोसेस होते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस एंडोथर्मिक क्या होता है जिसमें एनर्जी या जिसमें हीट हमारी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, और एक्सोथर्मिक क्या होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, राइट। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो सपोर्ट करता है टेम्परेचर को, ये सपोर्ट करता है। पिछले लेक्चर में ली चार्टलियर प्रिंसिपल में भी इसकी बात कर चुके हैं। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर जो है वो दोस्त वाला काम करता है, दोस्ती करता है, सपोर्ट वाला काम करता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को टेम्परेचर रिपेल करता है, दुश्मनी वाला काम करता है, रिपेल करता है, दुश्मन होता है, राइट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर आपका दुश्मन होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर आपका दोस्त होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपका दोस्त होता है, राइट। जैसे दोस्त हमें सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में, हमारी हर एक नीड में सपोर्ट करता है हमारी, अगर आपके पास अच्छा दोस्त है। और दुश्मन हमेशा हमें रिपेल करता है, हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह टेम्परेचर एंडोथर्मिक प्रोसेस को तो सपोर्ट करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिपेल करता है। इसके बारे में बहुत आराम से हम बात कर चुके हैं ली चार्टलियर प्रिंसिपल में, राइट। क्लियर है? चलें आगे। चलो ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आपकी, इन दो चीजों को आपको दिमाग में रखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यही दो चीजें आपको दिमाग में रखना है। इसी को अप्लाई करके फिजिकल इक्विलिब्रियम के जितने भी ली चार्टलियर प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको जस्ट कराने जा रहा हूं, वो हम सारे सॉल्व करेंगे। पहली बात, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? जिस तरफ डेंसिटी हाई होगी। और टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से सपोर्ट करेगा रिएक्शन को, और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर रिपेल करता है। ठीक बात है, इतनी बात याद रखो। अब क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सीख लेते हैं। चलो क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सीख लेते हैं। 7 क्वेश्चन कराऊंगा इसी के अंदर। 7 क्वेश्चन सुन के डरो मत, 5-10 मिनट में ही हो जाएंगे वो 7 के 7 क्वेश्चन, क्योंकि ली चार्टलियर प्रिंसिपल के हैं जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चन है यार आपके पास, एक ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की हेडिंग एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन ये है द फेवरेबल कंडीशंस
फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इन द फॉलोइंग। आपको नीचे में अभी कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूंगा, मैं कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस लिखूंगा, उसमें से आपको मुझे बताना है कि कौन आपका फेवरेबल कंडीशन क्या है, मतलब प्रेशर या टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशन है कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करे, ये आपको बताना है। देखते हैं कैसे। देखो जैसे पहला है आपका लेट्स से ए मान लो रिएक्शन है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मुझे बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाए, जो हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमें इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी हुई है, हमें पूछ रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की, मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो, राइट, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो, सॉलिड फॉर्म में कम हो, ऐसा इक्विलिब्रियम, राइट। तो हमें फेवरेबल कंडीशन बतानी है फॉर ए फॉरवर्ड रिएक्शन, इस इक्विलिब्रियम की हमें फेवरेबल कंडीशन बतानी है फॉरवर्ड रिएक्शन की। यही सेम क्वेश्चन, इस टाइप के सेम क्वेश्चन हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में किया था। लास्ट क्वेश्चन भी अमोनिया वाली रिएक्शन पे किया था, जिसमें हमने फेवरेबल कंडीशन ऑफ अमोनिया की डिकम्पोजिशन पे बात की थी। अब वही क्वेश्चन बस इस फॉर्म में आ गया कि इस केस में आपकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने की, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की, है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, तो आपको दो ही चीजें बताई हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको पता है प्रेशर बढ़ाने से आपकी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, जिस तरफ डेंसिटी आपकी हाई है। तो आपको पता है सर, इसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी रिएक्शन तो सॉलिड की तरफ शिफ्ट होगी, है ना। अरे यार, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है, जहां डेंसिटी हमारी हायर हो। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर इन ए फिजिकल इक्विलिब्रियम देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर डेंसिटी इज हायर, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर डेंसिटी हाई होगी। तो हमें पता है सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरी रिएक्शन तो रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाएगी ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरी रिएक्शन हायर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो मतलब हमें तो चाहिए कि फॉरवर्ड में शिफ्ट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लो कर दो, है ना। प्रेशर कम होगा तो मेरा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, है ना। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन हायर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होती है, और अगर प्रेशर घटाएंगे तो उसका उल्टा कर दो, मतलब प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन हमारी कहाँ शिफ्ट होगी, लोअर डेंसिटी की तरफ। तो हमें पता है लिक्विड की डेंसिटी लो होती है, तो अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो हमें प्रेशर लो रखना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है इसकी कि प्रेशर लो, और टेम्परेचर की आप मुझे खुद से बताओ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एक्सोथर्मिक? खुद से बताओ, खुद से अपनी आत्मा से बताओ। आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर आपको पानी में कन्वर्ट करना है तो चूल्हे पे रखना तो पड़ेगा, तभी गर्म होगी, तभी गर्म होकर पानी बनाएगी। या बर्फ़ अगर रखोगे तो सराउंडिंग से हीट लेने के बाद ही तो पानी में कन्वर्ट करेगी। तो मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, ये एक आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नहीं भी पता है तो लिख लो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। वैसे तो यार सिर्फ पानी की, बर्फ और पानी को ले लोगे तब भी समझ आ जाएगा। तो मतलब ये हमारी जो रिएक्शन है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि मतलब आपको हीट देनी पड़ेगी। बर्फ को आपको अगर पानी में कन्वर्ट करना है, तो उसको हीट दे के पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बर्फ को गर्म करना शुरू करो, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में टेम्परेचर सपोर्ट करता है, मतलब हाई टेम्परेचर हाई इज ए फेवरेबल कंडीशन, तो ए दो इसकी फेवरेबल कंडीशन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारी रिएक्शन हो उसकी फेवरेबल कंडीशन ए दो है कि लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो। क्यों, एक बार वापस रिवाइज कर ले।
आपको पता है दो चीज़ें फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने दो चीज़ें देखी हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है फिजिकल इक्विलिब्रियम की जिस तरफ आपका डेंसिटी हाई हो। तो सॉलिड्स और लिक्विड है, आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरी रिएक्शन तो सॉलिड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मुझे चाहिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो, तो फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए प्रेशर लो रखेंगे तब बात बनेगी, लो प्रेशर रखेंगे तब बात बनेगी, क्योंकि हाई प्रेशर रखेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और तो फेवरेबल कंडीशन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगी। तो हमें फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए चाहिए, तो मतलब लो प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन, और हाई टेम्परेचर क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर सपोर्ट करता है, तो हाई टेम्परेचर रखेंगे तो आपकी रिएक्शन सपोर्ट करेगी फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक बात है। अच्छा ठीक है, इसी तरह आगे भी ले लेते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ले लिया, इसी तरह लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम ले लो। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, पहली बात है आपको पता है कि ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, पानी को भाप में कन्वर्ट करना तो नीचे से गर्म करना ही पड़ता है ना, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होगा तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, है ना। अच्छा ये भी बात याद रखना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, लेकिन गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना। ये तो आपको थर्मोडायनामिक्स में पता है कि अगर इस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इस उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी, है ना। मैं फिलहाल अभी फॉरवर्ड रिएक्शन के ही लिख रहा हूँ कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, लेकिन गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना वो तो एक्सोथर्मिक होगा ना, उसका रिवर्स डायरेक्शन में जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ती है, और अगर गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो हीट रिलीज होती है, राइट, हीट हमारी रिलीज होती है। अच्छा तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, सेम वही बात, मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहिए, और मुझे पता है लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, गैस की कम, है ना। तो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, मतलब लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर लो रखेंगे तो हमारा रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, जिस तरफ डेंसिटी कम है। तो इसकी डेंसिटी कम है, हमें इसी तरफ शिफ्ट करना है, तो जिसकी डेंसिटी कम है उसके तरफ शिफ्ट करना है, तो लो प्रेशर रखना पड़ेगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इसकी भी सेम वही कंडीशंस होंगी, है ना, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉरवर्ड रिएक्शन वाला जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्टिंग होगी, है ना, सपोर्ट करता है टेम्परेचर। और इसकी डेंसिटी कम है, गैसेस की डेंसिटी कम है लिक्विड से, तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डेंसिटी हमारी मतलब प्रेशर अगर कम होगा तभी हमारा लोअर डेंसिटी की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी, है ना, क्योंकि हाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, जहां पे डेंसिटी आपकी ज़्यादा है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे फिर तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, लेकिन प्रेशर लो करूंगा तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक बात है। अच्छा इसी तरह चाहो तो तीसरा भी देख लो, तीसरा खुद से देख सकते हो, सॉलिड लिक्विड उसका हो गया, तो अब गैस वाला बचा, है ना, गैस वाला बचा, राइट। तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉलिड को बर्फ को सीधा भाप में कन्वर्ट करना, उसके लिए हीट आपको देनी ही पड़ती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी पहली बात हाई टेम्परेचर हाई इज ए फेवरेबल कंडीशन, है ना, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस को टेम्परेचर सपोर्ट करता है। और सॉलिड से गैस में जाना, फॉरवर्ड रिएक्शन हमें चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है हमें ये बतानी है कि मतलब इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी कम है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो हमें लो डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करना है। तो लो डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करना है मतलब प्रेशर लो कर दो, लो प्रेशर लो इज ए फेवरेबल कंडीशन, राइट। क्लियर है। तो तीनों की वही सेम कंडीशन आ रही थी। अब बस मैं इस रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिख दूं, मैं इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा हूं, लेट्स से इसकी रिएक्शन को रिवर्स लिख दूं, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि ये इस रिएक्शन के पूछ रहा हूं, ये रिएक्शन ऐसे दिखाई थी, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो ये ऐसे होगी, राइट। इस रिएक्शन का पूछे तो अब आपको पता है सर ये रिएक्शन आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना एंडोथर्मिक, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना एंडोथर्मिक, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना एक्सोथर्मिक, उसका उल्टा एक्सोथर्मिक ही होगा, राइट। तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक टेम्परेचर रिपेल करता है, मतलब लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर तो गंदा काम होगा, है ना। ठीक बात है, लो टेम्परेचर होगा इसलिए, क्लियर बात।
अरे यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर सपोर्ट करता है। मतलब इस जितनी पहली जो 3 मैंने एग्जांपल देखी थी उस केस में तो ये है कि जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा हूँ तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मेरा प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक था, तो हाई टेम्परेचर ही उनकी फेवरेबल कंडीशन थी। लेकिन इस केस में, इस चौथी एग्जाम्पल के केस में, मेरी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो हमें लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी ना। इस चौथी एग्जांपल में फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसके लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर करेंगे तो दुश्मनी और बढ़ती जाएगी, है ना। जितना लो टेम्परेचर रहेगा उतनी दुश्मनी कम रहेगी। ठीक बात है। अच्छा, और प्रेशर की बात करें। प्रेशर, आपको पता है जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है, जहां पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि इसकी डेंसिटी गैस की डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आपकी किस तरफ शिफ्ट होगी, इसी तरफ शिफ्ट होगी, है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर in the physical equilibrium then the reaction will shift in a direction where density is higher। तो मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा हायर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मतलब हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन, हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। इसके लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उसके लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो कंडीशन भी उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, कंसेप्चुअल बातें हैं सारी, बस वही 2 बातें याद रखनी है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारी उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर प्रेशर घटाएंगे तो हमारी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पे हमारी डेंसिटी कम होगी, उसका उल्टा कर देंगे। टेम्परेचर एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक को सपोर्ट, एक्सोथर्मिक को रिपेल, राइट। तो वही हमने देखा कि लो डेंसिटी की तरफ जाना था, हमें इस तरफ जाना था लो डेंसिटी की तरफ, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक प्रोसेस था, इसलिए पहले तीनों चीज़ें आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस ही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो थी पहले तीनों के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस ही था, इसलिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन थी पहले तीनों के केस में। और तीनों ही केस में हम हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रहे थे, इसलिए तीनों ही केस में लो प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन थी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। लेकिन ये चौथे केस में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेंसिटी हमारी बढ़ रही है, तो मतलब हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होगी। हाई प्रेशर करेंगे तब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेंगे। और फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली जो रिएक्शन थी वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, तो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो रिपेल करेगा, राइट। क्लियर है। अच्छा, आगे फिफ्थ, वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड। इसमें बताओ, अब आपको दिख रहा है कि क्लियरली ये इसी की टाइप है ना, इसी की एक तरह की एग्जांपल है। तो आप उस अकॉर्डिंग से आपको पता है वैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको हीट देनी पड़ती है। बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे से गर्म करना पड़ता है, तब बर्फ़ आपका पानी में कन्वर्ट होता है। तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो मतलब हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, हाई टेम्परेचर, है ना। हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और प्रेशर की, तो प्रेशर आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए लो प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होगी, है ना। लेकिन इस केस में हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि आपको मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कराया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 18। उसमें सर मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ ए आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस की डेंसिटी से। यह सारा कुछ बहुत डिटेल में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में कराया है। आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो देख लेना। और अदरवाइज इतना तो याद रखना कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ आइस से। क्यों? क्योंकि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक खुली हुई गुफा की तरह स्ट्रक्चर होता है। उसमें बीच में काफ़ी छेद होते हैं, काफ़ी होल्स होते हैं, जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से। इन जनरल सॉलिड की डेंसिटी ही ज़्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन आइस के केस में, आइस और वाटर के केस में आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से।
इसीलिए हम बोलते हैं, एक हेडिंग भी बोलते हैं, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, एक रहस्यमयी या एक चमत्कारी बिहेवियर वाटर का, कि बाकी सारे सब्सटेंस में तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन वाटर के केस में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड से। क्योंकि सॉलिड, जब वाटर हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब आइस के फॉर्म में होता है, तो उस केस में ओपन केज स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीच बीच में कुछ छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। पूरा केमिकल बॉन्डिंग में समझाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेक्चर जाके देख सकते हो, लेक्चर नंबर 18 है। सबसे लास्ट लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का हुआ था, बहुत अच्छे से लिया था, राइट। तो कुल मिला के अभी के लिए तो ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो आपको पता है सर इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हायर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही फेवर करेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज, हाई प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। वैसे इन जनरल बाकी किसी सब्सटेंस में जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड वाली जो ए वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो फेवर करता है लो प्रेशर को, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की कम। तो अगर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ हमें जाना है, फेवर करना है हमें अगर उस तरफ की डायरेक्शन को फेवर करना है जो कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ है, तो लो प्रेशर रखना ही फेवरेबल कंडीशन होगी। लेकिन सिर्फ वाटर का एक ऐसा केस है जिसमें सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाने में हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर के लिक्विड फेज से। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दैट्स वाई हमें पता है, कंसेप्ट वही है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो आइस की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने में फेवर करना है, तो हमें पता है कि हाई डेंसिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो हाई डेंसिटी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हाई रखेंगे तो उतना ही हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो हाई मतलब वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है ये आपका मूविंग टूवर्ड ए हाई डेंसिटी वाला प्रोसेस है। तो उसके लिए हाई प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से हम रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जिस तरफ आपकी डेंसिटी हाई हो। और आपको पता है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इससे, तो अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना ही फेवरेबल कंडीशन होगी, है ना। और दूसरी एंडोथर्मिक प्रोसेस तो है, तो हाई टेम्परेचर तो फेवरेबल कंडीशन होगी, बस हाई प्रेशर भी इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, ये ध्यान रखना, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। अदरवाइज सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन जो है उसके लिए सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसकी डेंसिटी कम, तो मतलब लो डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं तो लो डेंसिटी के लिए लो प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होती है। और एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर, लेकिन इस केस में एंडोथर्मिक है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तो फेवरेबल कंडीशन है ही, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है, राइट। तो अगर हमें लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जाना है तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ तभी जा सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे। हाई प्रेशर फेवर द रिएक्शन इन ए हायर डेंसिटी डायरेक्शन, इसलिए इस केस में आपकी जो फेवरेबल कंडीशन थी वो हाई प्रेशर थी, ना कि लो प्रेशर। ठीक बात है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना। क्वेश्चन आना होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम से, इन छोटी छोटी चीज़ों से आ सकता है, स्पेशली इस वाटर के रिलेटेड से, क्योंकि एक थोड़ा बहुत अलग है, यूनिक है, इसलिए इस पे आ सकता है क्वेश्चन, राइट। अदरवाइज छेवीं जो चीज़ है, वाटर जब आपका लिक्विड हो, अगर वाटर लिक्विड में, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड और वाटर गैस में हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है लिक्विड की डेंसिटी कम हो, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, गैस की डेंसिटी कम होती है। तो अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो मतलब आपको लो डेंसिटी की तरफ मूव करना है, तो लो डेंसिटी की तरफ मूव करना दैट मीन्स लो प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होगी, और हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर आपको लिक्विड से गैस बनाना है तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी, राइट। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी में ही दिक्कत है जब सॉलिड और लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम होता है वाटर के केस में। तो उस केस में बस पता होना चाहिए कि वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू जब वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है,
राइट, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आपको इस तरफ रिएक्शन को फेवर करना है कि आइस से वाटर बनने वाली डायरेक्शन को फेवर करना है, मतलब आप हाई डेंसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और हाई डेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करना आप फेवर करना चाहते हो कि मेरी इच्छा है कि मैं हाई डेंसिटी की तरफ फेवर करना चाहता हूं, कि सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहता हूं, तो आपको हाई प्रेशर रखना इज ए फेवरेबल कंडीशन टू शिफ्टिंग ए रिएक्शन टूवर्ड ए हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करने के लिए आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। टेम्परेचर चलो ठीक है, एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक बात है। अच्छा, एक लास्ट 7th जो आपके उसमें है कार्बन। कार्बन आपको पता है, कार्बन आपका 2 फेस में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एक ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन आपका डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसकी बात भी हम थर्मोडायनेमिक्स में कहीं ना कहीं कर चुके हैं, राइट। कार्बन हमारा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक इंथैल्पी हम कर चुके थे जब, है ना, उसमें बात कर चुके थे हम। तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जब कर चुके थे, तो कार्बन हमारा ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कार्बन से ही हमारा डायमंड भी बनता है। कार्बन से ही एक ऐसी चीज़ भी बनती है जिसको हम पेंसिल के 2 रुपये के सिक्के में डालते हैं। पेंसिल के 2 रुपये के सिक्के में भी कार्बन ही होता है, बस वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। और एक ऐसा कार्बन का भी कंपाउंड होता है जिससे हीरे बनते हैं। तो कार्बन से ही सिक्के भी, पेंसिल के मामूली से सिक्के भी बनते हैं, और कार्बन से ही डायमंड भी बनता है, राइट। तो ये भी आपकी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम की ही टाइप बोल सकते हो, है ना, बस फेस चेंज है, अलग अलग स्टेज है, ठीक है। तो पहली बात, आप ग्रेफाइट से डायमंड बनाने वाली जो रिएक्शन है वो आपकी एंडोथर्मिक होती है ना। ग्रेफाइट से डायमंड बनाने वाली जो रिएक्शन होती है, ग्रेफाइट से अगर डायमंड बनाना है तो एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। ग्रेफाइट को अगर डायमंड हीरा बनाना है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे या आप खुद से बताओ कि ग्रेफाइट की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि डायमंड की, ओबियसली डायमंड की। डायमंड, अरे यार आपका एक जगह पेंसिल का सिक्का है ग्रेफाइट, और एक जगह आपके पास डायमंड है, कौन ज़्यादा कठोर है? डायमंड, हीरा ज़्यादा कठोर है ना, तो डायमंड ज़्यादा कठोर है, मतलब डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, डायमंड कठोर है, डायमंड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, राइट। तो डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता लग गई कि ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन वाली जो रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आपको ये तो पता ही है इन जनरल कि डायमंड कठोर होता है, ग्रेफाइट तो सिक्का, पेंसिल का सिक्का जो होता है अंदर, उसको आराम से तोड़ सकते हैं, तो बहुत आराम से टूट सकता है। तो मतलब ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है, डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और आपको पूछा है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन वाली जो रिएक्शन थी वो पहली बात एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, मतलब हाई टेम्परेचर इज ए फेवरेबल कंडीशन। एक तो प्रेशर की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब हाई प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन। मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन, राइट। ये हमारी 2 फेवरेबल कंडीशन होगी। तो ये 7 मैंने आपको अलग अलग चीज़ें कराई, जिसमें कुल मिला के हर एक चीज़ में यही एक कंसेप्ट कराया है कि अगर हमारी रिएक्शन हमें उस डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है जिस डायरेक्शन में डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमें हाई प्रेशर हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी। और अगर हमें रिएक्शन को उस डायरेक्शन में फेवर करना है जिस तरफ डेंसिटी कम है, तो लो प्रेशर हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी। मतलब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर प्रेशर घटाएंगे तो हमारी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पे डेंसिटी कम है, राइट। और टेम्परेचर की तो बात सिंपल है कि अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल कंडीशन, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाना इज ए फेवरेबल कंडीशन, ठीक बात है, क्लियर है। तो ये सारी यार बातें थी आपकी फेवरेबल कंडीशन फॉर ए फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला केस, क्लियर है। चलें आगे, चलो चलो तो ये यार आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक था। अब बस आगे कुछ सोलिबिलिटी रिलेटेड चीज़ें बतानी है। फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया लगभग। एक बस ट्रिपल पॉइंट के रिलेटेड चीज़ बतानी है, वो मैं बता देता हूँ। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो बता देता हूँ, बाकी काम तो इसमें ख़त्म है, बाकी काम इसका ख़त्म है, राइट। इतना ही है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, और कुछ नहीं है, राइट।
ये याद रखना ना कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाने वाला जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, इसको याद भी रखना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बाकी सबका तो याद ही रहेगा, है ना, कि सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, लेकिन लिक्विड को अगर गैस में करना है तो एक्सो होगा, उल्टा एक्सो हो जाएगा। सीधा वाला याद रख लो, उल्टा वाला अपने आप याद रह जाएगा। बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉलिड को लिक्विड से, तब भी आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट ऑब्जर्व होगी, तो एंडोथर्मिक। अगर लिक्विड को मतलब पानी को भाप में कन्वर्ट करना है तब भी आपको हीट देनी पड़ेगी, है ना, तब भी मतलब एंडोथर्मिक। और अगर सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना तब भी आपको हीट देनी पड़ेगी, तो भी एंडोथर्मिक। अब उसका उल्टा कर दोगे तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, राइट। हाँ, ग्रेफाइट और डायमंड के केस में तो वैसा सोच सकते हो कि ग्रेफाइट से अगर डायमंड कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी ही पड़ेगी ना, हीरा बना रहे हो भाई तो एनर्जी तो लगेगी। अदरवाइज याद भी रखना कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। पूरे में जो दो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, एक वाटर वाला, वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला। तो आपको अगर ये भूल चुके हो आप कि डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, राइट। ये बात हो सकती है। और एक डायमंड ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है, वो दो मैंने करा दिए आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, इसलिए आज मैं लेक्चर को बहुत लाइट वे में करा रहा हूँ। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं मतलब आज मैं सीरियस वाइब में नहीं हूँ ना, आज सीरियस वाइब में नहीं हूँ क्योंकि बहुत हल्की फुल्की चीज़ें हैं आज, राइट। अच्छा, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो क्या होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? द पॉइंट at which all three phases of water coexist। मतलब एक ऐसा पॉइंट सर, एक ऐसा पॉइंट जहां वाटर की तीनों फेस एक साथ एग्जिस्ट करती हो। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे पानी बर्फ के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, लिक्विड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, और भाप के मतलब गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पानी आपका तीनों फॉर्म पे मिलता हो, पानी आपका तीनों फॉर्म पे मिलता हो, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? आपको पता है वाटर की तीन फेस होती हैं, वाटर की तीन फेस होती हैं। वाटर सॉलिड में जिसको बर्फ बोलते हैं, वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको हम पानी बोलते हैं, और जब वाटर हमारा गैसियस फॉर्म में होता है तो उसको हम वेपर बोलते हैं। तो आपको पता है कि वाटर की आपके पास तीन फेस हैं। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है सर? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वाटर की तीनों फॉर्म एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको वाटर सॉलिड फॉर्म में भी मिले, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी मिले, और वाटर गैसियस फॉर्म में भी मिले, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। द पॉइंट एट विच ऑल थ्री फेज ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट इज नोन एज ए ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट की चाहो तो बात भी लिख सकते हो कि ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर होता है ट्रिपल पॉइंट का, प्रेशर ऑफ ए ट्रिपल पॉइंट वो होता है आपका सर 4.58 mm ऑफ मर्करी। ये दो चीज़ें भी याद रख सकते हो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की दो चीज़ें हैं कि मतलब अगर वाटर जो है, वाटर H2O है, उसको आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे और इतना प्रेशर प्रोवाइड करोगे, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जब ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करोगे कि टेम्परेचर आप इतना रखो 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आप 4.58 mm ऑफ मर्करी रखो, तो जब ए टेम्परेचर और ए प्रेशर रखते हो तब आपका वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बहुत खूबसूरत पॉइंट होता है वो कि उधर आपका उस पॉइंट पे आपका जब आपने टेम्परेचर इतना रखा और प्रेशर इतना, उस पॉइंट पे आपको पानी भी दिखेगा, बर्फ भी दिखेगी और भाप भी दिखेगी। वो पॉइंट जहाँ पे आपके पानी की तीनों स्टेज
एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, कि पानी भी दिखे, बर्फ भी दिखे और भाप भी दिखे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वाटर की तीनों फॉर्म आपको देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। इसका अगर आप जब बीटेक वगैरह या बीएससी वगैरह में जाओगे या एमबीबीएस में पता नहीं, लेकिन बीटेक या बीएससी वगैरह करोगे तो उसमें आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ग्राफ भी कराते जाते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऐसे ग्राफ बनाते हैं, है ना, ऐसे ए सब्लिमेशन का ग्राफ, ए फ्यूजन का, है ना, ए मतलब तीन ऐसे ग्राफ होते हैं, तीन जो मैंने आपको कराया, एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, एक लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, एक सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इन तीन का ग्राफ बनाते हैं और इन तीनों जहां आके मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि आप आगे जाके पढ़ोगे जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ग्राफ भी देखोगे उधर आप। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है बस कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। सर एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट जहां पे वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ आपको मिलता है। वाटर आपको तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है, कि एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट जहां वाटर आपको सॉलिड फॉर्म, मतलब वाटर आपको बर्फ के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, बर्फ और पानी आपको लिक्विड के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, और आपका भाप के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यार सिंपल सी बात इतनी है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट होता है जहां पे आपका H2O जो है वो बर्फ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता हुआ दिखता है, उस पानी के फॉर्म में भी दिखता है और भाप के फॉर्म पे भी दिखता है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट जहां आपका पानी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता हुआ दिखता है, कि बर्फ भी दिख रही है आपको, पानी भी दिख रहा है और वेपर भी, भाप भी दिख रहा है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे वाटर के तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब तो सुन के भी कंगाल गए होगे, सर बस करो, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं दो छोटे से टॉपिक और। वैसे तो ये बात मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा चुका हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन इधर भी है, तो इधर भी हम एक बार वापस कर रहे हैं। सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी को मे भी लगता भी हो कि मैं रिवीजन कराने, मैं एक चीज़ को 2-3 बार रिपीट करता हूँ तो टाइम लेक्चर लंबा हो जाता है, लेकिन मैं जान के करता हूँ, बिकॉज कोई भी किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, आप हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, इसलिए आपको लगता हो कि यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, कि बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो मैं बोर हो रहा हूँ। बट वैसे तो मैं ऐसा इंटरेक्शन रखता नहीं हूँ, बट मे भी किसी को अगर कोई ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता हो, या हो भी, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकते हो, तो किसी को शायद ये लगता हो कि इसके कारण अगर लेक्चर, जब मैं एक चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कराता हूँ तो किसी को ये लगता हो कि शायद लेक्चर इस करके थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखो यार, इसकी दो चीज़ें हैं। पहली बात, मैं सिर्फ आपको लेके नहीं चल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन भी हो, लेकिन साथ में आपके जो भाई लोग पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो, जो आपके साथ साथ देख रहे हैं। तो उसमें शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जो कि मेरी तरह हों, है ना, कि जिनको एक बार में नहीं 2-3 बार वापस वही चीज़ दोहराने से समझ आती है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो उनके लिए करना पड़ता है कि हर एक टाइप के स्टूडेंट को मैं कवर कर सकूँ, और आपका भी इसमें फ़ायदा ही होता है कि आपकी मल्टीपल रिवीजन क्लास में ही हो जाती है। उसके बाद आपको घर जाके कुछ वापस नोट्स को वापस नहीं भी देखते हो, तब भी आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहती हैं, ये आप देखते होगे, राइट। ये लास्ट बार आज मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो यार, जैसे आपका सॉलिड है, जैसे मान लो आपका सॉलिड है, इसको लेट से मैंने वाटर में घोल दिया है, एक्सेस वाटर में घोल दिया। जैसे आपका चीनी लो, चीनी को आपने लेट से पानी में डाल दिया है, चीनी को आपने पानी में डाल दिया है, तो चीनी को पानी में डाल दोगे तो चीनी आपकी एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, चीनी की चाशनी बन जाएगी, राइट। सॉलिड को आपने, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि आपके पास जैसे चीनी है आपके, पानी है आपके पास, पानी में आपको मान लो आज रसगुल्ला बनाना है, आज आपको रसगुल्ला बनाना है, तो उसके लिए रसगुल्ला बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको चाशनी जो चाहिए ना, मीठी मीठी जो होती है, तो आपको क्या करना होता है, पानी होता है, अगर पानी में आप चीनी डाल दोगे, पानी में आपने चीनी डाल दी तो खुद तो चाशनी बनेगी नहीं ना, तो उसको नीचे से
टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी चीनी जो है सोलिबल उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी पानी में और आपकी चाशनी बन जाएगी। यही करते हो, आपकी मम्मी भी यही करती है, नहीं तो पूछ लेना आज मम्मी से कि चाशनी कैसे बनाई जाती है, तो आपको बताएंगे कि पानी लो, पानी में चीनी डाल दो, फिर गर्म करना शुरू करो, जैसे जैसे गर्म होती जाएगी वैसे वैसे पानी में आपकी चीनी घुलते जाएगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे चीनी की सोलिबिलिटी पानी में इंक्रीज होती है, राइट। अच्छा, तो किसी सॉलिड चीज को हमने जैसे एक्सेस वाटर में डाला तो आपका वो एक्वस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो सोलिबिलिटी ऑफ, हमने क्या किया, सॉलिड को सोलिबल किया लिक्विड में, सॉलिड को सोलिबल किया लिक्विड में, तो उसकी मैंने एक रिएक्शन लिखी है। तो ये जो ये रिएक्शन होती है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और ये आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे चीनी वाली के केस में, चीनी वाली जो रिएक्शन है आपकी, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल चीनी इन वाटर, एंडोथर्मिक की एग्जांपल है चीनी इन वाटर। पानी में चीनी डाला हुआ हो तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कि जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि पानी में चीनी डाला हुआ है, तो जब पानी में चीनी डालते हो तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो मतलब उसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है पानी में चीनी को घोलने के लिए, राइट। अच्छा, तो चीनी इन ए वाटर इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस की एग्जांपल। और आपका सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड एक्सोथर्मिक की एग्जांपल भी हो सकता है। मतलब उसके एग्जांपल जैसे CaCl2 इन वाटर, CaCl2 इन वाटर एग्जांपल के तौर पे, CaCl2 सॉलिड इन वाटर। तो जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं, चीनी भी आपका सॉलिड है, तो चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन CaCl2 सॉलिड को जब हम पानी में घोलते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मतलब जो है हमारी सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड वाली रिएक्शन जो है, कि सॉलिड को लिक्विड में सोलिबल करके एक्वस बनाने वाली जो रिएक्शन है वो हमारी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो हमें पता है सर कि अगर हमारी सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड वाली जो रिएक्शन है अगर वो एंडोथर्मिक है, उस केस में तो फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सोलिबिलिटी को सपोर्ट करेगा, है ना। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर सपोर्ट करेगा सोलिबिलिटी को, और एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम होगी, उसमें रिपेल करेगा। ये बात याद रखनी है, ठीक बात है, क्लियर है। मतलब सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सिंपल सी बात इतनी है कि सॉलिड को जब लिक्विड में सोलिबल करते हैं तो उसकी रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो अगर वो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वाली जो एग्जांपल है वो आपकी अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगी, और जब एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घटेगी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर सपोर्ट करता है तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी। एंडो के केस में टेम्परेचर सपोर्ट करता है, एक्सो के केस में टेम्परेचर रिपेल करता है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम होगी, ठीक बात है। अच्छा, एक लास्ट बात, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक सॉलिड की सोलिबिलिटी इन लिक्विड की बात की हमने। अच्छा, इसमें एक प्रेशर की भी बात कर सकते हो। प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता खास, नो इफेक्ट एट ऑल, या बहुत कम इफेक्ट होता है। क्यों? सॉलिड की सोलिबिलिटी, सॉलिड को लिक्विड में सोलिबल करने के लिए प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। मतलब चीनी रखी है, चीनी में पानी को घोलने के लिए प्रेशर बढ़ाओगे तो उससे सोलिबिलिटी उसकी कुछ खास बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। लिख लो चाहो तो कि प्रेशर का कोई नो इफेक्ट होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल। तो इस करके प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, है ना। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट होता है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में, ठीक है। कि अगर आपसे दो चीज़ें पूछ सकते हैं कि सॉलिड की सोलिबिलिटी लिक्विड में कैसे इंक्रीज होगी, तो आप बोलोगे अगर सॉलिड की सोलिबिलिटी इन लिक्विड का ओ केस ले रहे हैं जब आपका एंडोथर्मिक है तब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी कम होगी। पहली बात तो है टेम्परेचर का इफेक्ट, क्लियर।
दूसरी बात प्रेशर का पूछेंगे, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्युबिलिटी में, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में, राइट। आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। इसके बारे में तो और डिटेल में बात होगी 12th क्लास में जब हेनरीज लॉ करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अभी भी थोड़ी बात हो जाएगी अच्छे से। तो जैसे आपको कोई गैसीय सब्सटेंस है, उसको एक्सेस वाटर में डालना, एक्सेस वाटर में डालना और उसको हमने एक्वस में कन्वर्ट कर दिया है ना। ये आपका होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की एग्जांपल हो जाएगी, है ना, कि गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करके एक्वस में कन्वर्ट कर देना, है ना। ये आपकी उसकी रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, तो एक बात याद रखना, गैस को वाटर में सॉल्युबल करने की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऑलवेज ऑलवेज। डाइजोलेशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी की रिएक्शन होती है इन ए लिक्विड इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी की रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी, लेकिन गैस की जो सॉल्युबिलिटी की रिएक्शन होती है वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती है। मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर कम होगा, राइट। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जब टेम्परेचर कम होगा, ये एक्सोथर्मिक वाला केस, है ना, जो पीछे वाला आपने देखा एक्सोथर्मिक वाला केस। तो एक्सोथर्मिक वाला ही केस फॉलो होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक वाला ही केस लेंगे, ठीक बात है। अच्छा, प्रेशर की बात करें तो आपको पता है यार, जब ये आपका इधर था तो इस गैसियस फॉर्म में था तो डेंसिटी इसकी कम थी, जब ये एक्वस में कन्वर्ट हुआ तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, है ना। तो इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ रही है मतलब अगर हमें गैस में पानी को सॉल्युबल करके एक्वस में कन्वर्ट करना है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट करना है, तो मतलब हम लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाई प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन। तो P हाई प्रेशर इज ए फेवरेबल कंडीशन, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस की लिक्विड में जब टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, यह सेम बात ही हमारे कोका कोला की जो बोतल होती है, जो कोक पीते हो आप या ड्यू पीते हो, फैंटा पीते हो, ये सब जो पीते हो, कोक की बोतल जो होती है कोका कोला होता है, कोका कोला में ही आप जब उसका ढक्कन खोलते हो तो आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि कोका कोला की बोतल में गैस फिल की होती है, कोका कोला के बोतल में गैस फिल की होती है हाई प्रेशर पे। कोका कोला की बोतल जो होती है, ये आपकी कोका कोला की बोतल है ना, ये आपकी कोका कोला की बोतल है जो कि बहुत गंदी बनाई है मैंने। तो एक कोका कोला की बोतल है, इसमें जो गैस जब कंपनी में बोतल को पैक किया जाता है ना तो बहुत हाई प्रेशर में पैक किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी जाती है, उसके बाद उसको हाई प्रेशर में सील पैक किया जाता है, राइट। और जब आप ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन आप जैसे जैसे खोलते हो वैसे वैसे प्रेशर रिलीज करते हो आप, प्रेशर वैसे वैसे कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आप ढक्कन खोलते हो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर जब कम होगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है? जब प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब प्रेशर आप जैसे जैसे ढक्कन खोलते हो, जैसे जैसे कोका कोला का ढक्कन खोलते हो वैसे वैसे प्रेशर आप कम करते जाते हो, प्रेशर रिलीज होता जाता है। तो प्रेशर रिलीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो कोका कोला से आपकी गैस बाहर निकल के उड़ जाएगी, इसलिए ऐसे आवाज़ आती है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर कम हो, प्रेशर हाई हो। इसीलिए कोका कोला की बोतल ठंडी रखी जाती है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज हो। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक नाम इसीलिए दिया गया है, राइट। इसलिए कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को उसमें रखो, आपने आइस क्या ना कहते हैं यार, रेफ्रिजरेटर में रखो, है ना, क्योंकि बाहर रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो मतलब जो ठंडे की गैस है, जो कोल्ड ड्रिंक है, उसकी गैस खत्म हो जाएगी। आपकी मम्मी बोलती है ना कि अरे यार इसकी गैस खत्म हो गई कोल्ड ड्रिंक की, है ना, वो इसीलिए बोलती हैं, समझ रहे हो? क्लियर है?
ये सेम बात कोका कोला में लगती है ना, सेम सारी बात। क्लियर है? तो फाइनल बात यही है इस स्लाइड की कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, कि वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसियस फॉर्म में भी है ना। एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट जहाँ पे आपका H2O जो है वो बर्फ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पानी के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और भाप के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। और उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि सॉलिड की सोलिबिलिटी लिक्विड की रिएक्शन आपकी ये है। अब सॉलिड की सोलिबिलिटी ने लिक्विड वाली जो रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो अगर वो आपका एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे कि चीनी इन वाटर के केस में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे चीनी आपकी पानी में घुलते जाएगी, चाशनी बनते जाएगी। और सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वाला जो केस है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, जैसे CaCl2 इन वाटर वाला केस। तो एक्सोथर्मिक के लिए तो टेम्परेचर रिपेल करता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी कम होगी, है ना। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, दो अलग अलग केस बन सकते हैं। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में, राइट। तो कुल मिलाकर इतना याद रखना है कि सॉलिड इन ए लिक्विड के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर सपोर्ट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी बढ़ेगी। और प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम होगी। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट। लेकिन अब अगर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड की बात करें तो उसमें तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कोई बात ही नहीं है। उसमें हमें सिंपल पता है कि सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड हमेशा ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो मतलब उस केस में तो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड की बात हो फिर तो सिंपल सी बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम होगी, राइट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम होगी। और तो सोलिबिलिटी हाई होने के लिए कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, है ना। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये यार सारी बातें थी आपकी जो हमने पढ़नी थी इस लास्ट से चुन्नू मुन्ने से लेक्चर में। एक लास्ट आपको मुझे एक ही PYQ क्वेश्चन दिखा जो कि मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, जस्ट एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन ढूंढे एक दो क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिल सकते हैं सोलिबिलिटी रिलेटेड। और केमिकल बॉन्डिंग में मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अदरवाइज आप केमिकल बॉन्डिंग में ढूंढोगे तो शायद आपको मिल जाए इन दोनों के रिलेटेड, है ना। कि सोलिबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। और एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम होती है। और सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड वो आपका हमेशा एक्सोथर्मिक की प्रोसेस होता है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कमी होगी। और प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी सोलिबिलिटी बढ़ेगी, सोलिबिलिटी को फेवर करेगा। ठीक बात है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि मुझे दिखा, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम इन ए फिजिकल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं, जेई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से पूछा कि 4 स्टेटमेंट दी हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा है। तो एक एक करके रीड कर लेते हैं, बता देते हैं, है ना। 4 स्टेटमेंट दी हैं, इधर लिखता हूं ABCD, ये 4 स्टेटमेंट दी हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, तो पहली स्टेटमेंट ये दी है कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। ये बात तो हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम हमेशा या रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज कंटेनर में अकर होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे फिजिकल चाहे आयोनिक, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में ही होता है। ये लेक्चर नंबर 1 इक्विलिब्रियम पे हम बात कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 इक्विलिब्रियम के नोट्स देखोगे उसमें ही लिखी हुई थी हमने बात। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2, बोथ द ऑपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। ये भी बात ठीक है कि रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो दोनों ऑपोजिंग प्रोसेस जो होते हैं वो सेम रेट पे अकर होते हैं, है ना। दोनों ऑपोजिंग प्रोसेस सेम रेट पे अकर होते हैं, तो रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे। तो भी बात ठीक है।
अच्छा, when equilibrium is attained at a given temperature the value of all its parameters become equal। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, द वैल्यू ऑफ ऑल पैरामीटर्स बिकम कांस्टेंट, इक्वल नहीं, कांस्टेंट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट के बराबर नहीं होते इक्विलिब्रियम पे। बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पे ही बताई थी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर नहीं होते इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाते हैं। ये सारी बातें हम उधर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 पे, और उसके समझा भी डिटेल में चुका हूं। तो सी वाली जो है आपकी ये गलत है। अगर इक्वल जो लास्ट में शब्द लिखा है, इक्वल की जगह अगर कांस्टेंट लिख देते फिर सही हो जाता कि हाँ कि इक्विलिब्रियम पे सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे सारे पैरामीटर इक्वल नहीं होते कि गैसेस की जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो ना हो, जरूरी नहीं है। हो तो भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। कांस्टेंट रहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक कांस्टेंट रहते हैं इक्विलिब्रियम पे, राइट। तो सी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स पैरामीटर बिकम इक्वल, एक गलत बात है। वैल्यू ऑफ ऑल इट्स पैरामीटर बिकम कांस्टेंट, ये सही बात होती। ठीक बात है। तीनों बातें हम लेक्चर नंबर 1 में ही समझ चुके थे, तो तीनों पॉइंट तो आप पहले ही बता सकते थे। एक लास्ट चीज, फॉर डाइजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सॉलिड की लिक्विड में डाइजोल्यूशन मतलब सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। दस फॉर डाइजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड द सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। अब ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो सॉलिबिलिटी आपकी कांस्टेंट रहती है ना। सॉलिबिलिटी अगर क्योंकि सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर का इफेक्ट गैस के केस में होता है बस कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में। तो अगर गिवन टेम्परेचर है तो सॉलिबिलिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे उस अकॉर्डिंग चेंज होगी। लेकिन अगर गिवन टेम्परेचर है, फॉर ए गिवन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट फॉर ए सॉलिबिलिटी ऑफ फॉर डाइजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, राइट। क्योंकि सॉलिड की लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो डाइजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, अगर हमारा फॉर ए गिवन टेम्परेचर के लिए सॉलिबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका तो सॉलिबिलिटी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। इसके लिए अगर यही बात बोलते, अगर सिर्फ यही लिख देते फॉर ए डाइजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन गैस, सॉरी फॉर ए डाइजोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड द सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, तब ये बात गलत होती है ना। क्योंकि फॉर डाइजोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड तो आपकी प्रेशर पे भी डिपेंड करती है ना। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट भी है लेकिन प्रेशर अगर घट बढ़ रहा है तो आपकी सॉलिबिलिटी तो चेंज हो जाएगी, है ना। सॉलिबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, सॉलिबिलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, राइट। क्योंकि हो सकता है कि आप टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख दो, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा लेकिन प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो तो सॉलिबिलिटी तो चेंज हो जाएगी ना। लेकिन इस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में। तो अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो सॉलिबिलिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। मतलब आपसे पूछा था कि इन चारों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही हैं, तो आप बोल सकते हो कि 3 स्टेटमेंट सही हैं। कीबोर्ड से आप 3 टाइप करोगे, सेव कर दोगे, आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पहली 3 स्टेटमेंट का आंसर तो हम लेक्चर नंबर 1 से दे सकते थे, और 4th स्टेटमेंट जो थी उसका आंसर मैंने आज आपको दिया। कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में कांस्टेंट रहती है, राइट। क्लियर बात है। तो 3 स्टेटमेंट सही हैं, चारों में से 3 आंसर लगा के हम आगे चल जाते हैं। यही पूछ रहा कि कितनी स्टेटमेंट सही हैं, तो 3 स्टेटमेंट सही हैं इन चारों स्टेटमेंट में से। ठीक बात है। तो ये यार सारी बात थी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में। आज इतना पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि हल्का टॉपिक था ना। हल्के टॉपिक में मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी केमिकल इक्विलिब्रियम करा दिया, है ना। जैसे ली चैटर्जी प्रिंसिपल था, अच्छेदार मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ाने में मज़ा आता है। ये बहुत ही हल्का टॉपिक है जिसमें आपको खुद समझ आता है तो मज़ा नहीं आता उतना, लेकिन खैर। तो आज आपका यार पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया है। कल से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, उसमें मज़ा आएगा और ज़्यादा। केमिकल इक्विलिब्रियम में जितना मज़ा आया उससे ज़्यादा मज़ा आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो कल से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की जर्नी शुरू करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की जर्नी मेरे साथ आपकी इतनी ही थी। अब आपका काम इतना ही है, बस PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना।
और वो सारे स्मूथली सॉल्व कर सकते हो जितने भी हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि दिक्कत आ रही है। अगर आप सॉल्व नोट्स रिवाइज अच्छे से करके सॉल्व करना बस शुरू कर दो, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कल से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, ठीक बात है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।